हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राधे राधे। आप सभी को तहे दिल से वेलकम है आप ही का चैनल लक्ष्य वेदी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग क्लास 9th का जीवन की मौलिक इकाई, जिसको अंग्रेज़ी भाषा में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये लेक्चर आपका जो है फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद सेल का और लगभग 4 लेक्चर आएगा, यानी कि हम लोग पूरे सेल चैप्टर को 5 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में समझ लेते हैं। तो बिना समय गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ हम लोग जानेंगे कि जीव विज्ञान किसको बोलते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान किसको बोलते हैं। दूसरा चीज़ हम लोग समझेंगे कोशिका किसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे जीव के प्रकार कोशिका के आधार पर। ठीक है, फिर हम लोग कोशिका से संबंधित खोज के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग कोशिका का सिद्धांत के बारे में समझेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ इन टॉपिक से जो भी सवाल बन सकता है उस सवाल का हम लोग ऑब्जेक्टिव मोड में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान किसको बोलते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है बच्चा पार्टी। पहला बायोज, ठीक है, और दूसरा लोगोज। ठीक है, बायोज का मतलब होता है लिविंग, जिसको आप सजीव बोलते हो। ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, जिसको आप अध्ययन बोलते हो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजी बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब लिविंग या फिर सजीव, और लोगोस का मतलब ये स्टडी या फिर अध्ययन। ठीक है, तो अगर मैं इसी चीज़ को दूसरे भाषा में बोलूँ तो ये बोल सकता हूँ कि सजीव के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सजीव के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, सजीव का या फिर सजीव के बारे में अध्ययन करना ठीक है, अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसी परिभाषा को दूसरे शब्द में बोल सकते हैं? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि विज्ञान का ही एक दूसरा शाखा या फिर पार्ट है आपका जीव विज्ञान, ये बात क्लियर है। विज्ञान का ही एक पार्ट है आपका क्या? जीव विज्ञान, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसे वो क्या बोल रहे हैं? जीव विज्ञान बोल रहे हैं। तो इसी चीज़ को दूसरी भाषा में हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे जीव विज्ञान विज्ञान का एक शाखा है, ठीक है, जिसमें हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी सिर्फ बताए हैं कि बायोलॉजी क्या होता है, यानी कि जीव विज्ञान क्या होता है। तो बच्चा पार्टी ध्यान से समझना, बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायोज और लोगोज, ठीक है। बायोज का मतलब होता है लिविंग, लोगोज का मतलब स्टडी यानी कि सजीव और अध्ययन, ठीक है। बेसिकली जीव विज्ञान क्या है? सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। और इसी चीज़ को दूसरे तरीका से हमने बोला कि जीव विज्ञान विज्ञान का एक शाखा है, ठीक है, यानी कि साइंस का ही एक पार्ट होता है बायोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसको क्या बोल रहे हैं? जीव विज्ञान बोल रहे हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा अब। चलिए अब बात करते हैं अगला टॉपिक कि कोशिका किसे बोलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ देखने को मिलता है। क्या? पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। चाहे आप टेबल को देखो, चेयर को देखो, ठीक है, टेबल हो गया आपका, चेयर हो गया, किताब हो गया, कॉपी हो गया, मोबाइल हो गया, घड़ी हो गया, चश्मा हो गया, ये सब क्या है? निर्जीव चीज़ है, ठीक है। जैसे हम हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सब क्या है? सजीव चीज़ है। यानी कि अगर आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको दो चीज़ देखने को मिलता है, जिसमें से पहला क्या है? सजीव, ठीक है, और दूसरा क्या है? निर्जीव। ठीक है, पहला सजीव है और दूसरा निर्जीव है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि सजीव और निर्जीव को ऐसा कौन सा चीज़ है जो अलग करने का काम करता है, ठीक है, यानी कि उस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको बताने का काम कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी सजीव है सभी के अंदर क्या होता है बालक? क्या होता है? कोशिका प्रेजेंट होता है, ठीक है। सभी के अंदर कोशिका उपस्थित होता है या फिर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जितने भी निर्जीव है उसके अंदर कोशिका प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि कोशिका उसके अंदर
अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो निर्जीव के अंदर कोशिका एब्सेंट होता है। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। ये बहुत बेसिक सा बात है जो आपको मालूम भी होना चाहिए, और हो सकता है आपको ये बात पहले से भी मालूम होगा। अब हम बात करते हैं कि सर यहाँ तक तो ठीक है कि कोशिका प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, ये बात बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये बताओ कि सर कोशिका बेसिकली बोलते किसको है? तो समझना ध्यान से, जीवन की सबसे छोटी, ठीक है, जीवन की, बोल सकते हैं जीवन की आधारभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जीवन की आधारभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका बोलते हैं। ये बेसिक सा डेफिनेशन है जो आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, लेकिन इस क्लास के अंदर हम लोग इस डेफिनेशन को और ज़्यादा डेप्थ में समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे पूछे कि कोशिका को आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा जिसको क्या बोलते हैं? संगठन का स्तर। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, संगठन का स्तर। सबसे पहले ये बात तो आप मानते हैं कि जीवन का मौलिक इकाई को हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, यानी कि सबसे छोटी इकाई को कोशिका बोलते हैं, ये बात आप मानते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, सबसे छोटी इकाई क्या बोल रहे हैं? कोशिका बोल रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर है? जहाँ पर एक कोशिका है, अब एक से ज़्यादा कोशिका, यानी कि कोशिका का समूह, कोशिका बहुत सारा कोशिका एक साथ जब मिल जाता है, यानी कि कोशिका का जब समूह हो जाता है, उसको एक नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं उत्तक या फिर टिश्यू। ठीक है, उत्तक बोलते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा कोशिका उपस्थित होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल बोल सकते हैं या फिर कोशिका का समूह बोल सकते हैं। ठीक है सर, उत्तक तो ठीक है, कुछ उत्तक का एग्जाम्पल भी बता दीजिए। जैसे उपकला उत्तक, उपकला उत्तक, ठीक है, जैसे संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। अब एक बात यहाँ पर ध्यान से समझना, आपको उपकला उत्तक और संयोजी उत्तक क्या होता है इसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, और इसके बारे में अभी कुछ समझना भी नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ आप इसको नाम याद रखिए कि उत्तक का अलग अलग टाइप होता है, जिसमें से एक होता है आपका उपकला उत्तक और दूसरा संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, जब उत्तक चैप्टर को हम लोग पढ़ाएंगे तब आपको इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ इसका नाम याद रखना। ठीक है, अब
बहुत सारा ऊतक जब एक साथ मिल जाता है बच्चा पार्टी, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं अंग बोलते हैं। ठीक है, अंग जैसे अंग कहने का मतलब क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल जैसे में तुम्हारा हो गया पेट, ठीक है, हृदय, ठीक है, फेफड़ा, ठीक है, ये सारा चीज़ क्या है, अंग है। जैसे तुम्हारा किडनी हो गया, तुम्हारा लीवर हो गया, तुम्हारा माउथ हो गया, तुम्हारा आहार नली हो गया, ये सभी के सभी क्या है, सभी के सभी क्या है, ऑर्गन है या फिर अंग है। जब बहुत सारा अंग को एक साथ मिलाते हैं तो बहुत सारा अंग मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, अंग तंत्र का निर्माण करता है। अंग तंत्र का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे अंग तंत्र आपका हो गया पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया तुम्हारा, श्वसन तंत्र हो गया। हो सकता है कि इसके बारे में तुम पढ़ा भी होगा या फिर नहीं भी पढ़ा होगा। ठीक है, जस्ट समझाने की कोशिश करते हैं, समझना ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी सजीव को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए उसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, एनर्जी का ज़रूरत होगा। बात क्लियर है? हाँ। अब एनर्जी कहाँ से मिलता है बच्चा, एनर्जी मिलेगा खाना से, भोजन से, और भोजन कहाँ से मिलेगा, हमारे बॉडी के बाहर से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने शरीर के बाहर से भोजन को अपने अंदर खाते हैं। ठीक है, खाने के बाद भोजन कहाँ जाता है, तुम्हारा माउथ में जाता है, यानी कि मुंह में जाता है, फिर आहार नली के द्वारा तुम्हारा पेट में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। ठीक है, फिर तुम्हारे बॉडी के बाहर जाता है। तो यहाँ पर जो अंग एक साथ मिल रहा है, जैसे मुंह हो गया, तुम्हारा आहार नली हो गया, पेट हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, ये सब एक साथ मिल रहा है। तो इस सारा चीज़ को एक साथ मिलने के बाद जब अंग तंत्र बनता है तो इसी अंग तंत्र को एक नाम दिया जाता है, जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारा पाचन तंत्र मिल करके क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है। क्या करता है बालक, शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि सबसे छोटी इकाई होता है कोशिका, कोशिका से मिलकर के उत्तक बनता है, उत्तक से मिलकर के अंग बनता है, अंग से मिलकर के अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ये बोले कि अगर कोशिका नहीं होगा तो उत्तक का निर्माण नहीं होगा, और उत्तक नहीं होगा तो अंग का निर्माण नहीं होगा, अंग नहीं होगा तो अंग तंत्र नहीं बनेगा, और अंग तंत्र नहीं बनेगा तो शरीर नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि इस बात से यह स्पष्ट हो चुका है कि सबसे छोटी इकाई तुम्हारा जीवन का क्या है, कोशिका है। अगर कोशिका नहीं है तो शरीर हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरी बात ये भी मालूम चल रहा है कि कोशिका क्या कर रहा है, तुम्हारा शरीर का संरचना करने का काम कर रहा है, शरीर का संरचना करने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ जैसे एक बात बताओ कि अगर हम घर बना रहे हैं तो घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ईंट लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सबसे पहले दीवार बनाएं, दीवार में पहले ईंटा का फर्स्ट लेयर लगाए, उसके बाद फिर से यहाँ पर ईंटा का सेकेंड लेयर लगाए। ठीक है, फिर से ईंटा का थर्ड लेयर लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से ईंट जब लगाते जाते हैं तो एक लेयर लगा, इसके ऊपर दूसरा लेयर लगा, फिर तीसरा लेयर लगा, बढ़ते बढ़ते क्या होता है, एक दीवार का निर्माण होता है। फिर उसी तरीक़े से 4 दीवार बनेगा, फिर जाकर के एक घर का बनता है। ठीक है, तो जब घर बनाने में जब दीवार बन रहा है तो सबसे बेसिक चीज़ क्या यूज हो रहा है, ईंटा। ठीक है ना, ईंटा से मिलकर क्या कर रहा है, एक दीवार बन रहा है, फिर जाकर के तुम्हारा घर तैयार हो रहा है, यानी कि बिल्डिंग तैयार हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से शरीर को निर्माण करने के लिए जो बेसिक चीज़ है, सबसे छोटी चीज़ है कोशिका है, और कोशिका मिल करके क्या बनाता है, शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो शरीर का निर्माण कर रहा है, तुम बोल सकते हैं ना कि कोशिका क्या कर रहा है, शरीर का एक आधार है, एक आधार चीज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज़ से आपको दो चीज़ पकड़ में आ गया होगा कि कोशिका को हम लोग आधारभूत इकाई को क्यों बोलते हैं और संरचनात्मक इकाई क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ मालूम चल गया होगा कि कोशिका को संरचनात्मक और आधारभूत इकाई क्यों बोलते हैं। अब तुमको बताते हैं कि कोशिका को क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कोशिका का। बच्चा पार्टी ये मान लेते हैं तुम्हारा प्राणी कोशिका है, ठीक है, इसको अच्छे से बना लेते हैं। ये तुम्हारा क्या है, प्राणी कोशिका या फिर जंतु कोशिका, ठीक है, जिसके अंदर एक यहाँ पर तुम्हारा केंद्रक है, ठीक है, और ये पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है ना। अब समझना बालक कि कोशिका द्रव्य के अंदर ही तुम्हारे शरीर के अंदर जितना भी रासायनिक अभिक्रिया होता है सभी के सभी कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया यहाँ होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि शरीर में जितना भी रासायनिक अभिक्रिया होता है सभी के सभी तुम्हारा कोशिका द्रव्य में होता है, यानी कि एक सेल में होता है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कोशिका को क्या, क्रियात्मक इकाई है। हो सकता है इस बात से तुमको समझ में ना आया हो, नहीं ना समझ गया, नहीं आया, फिर से बताते हैं। एक बात बताओ बालक, क्या तुमको अमीबा के बारे में कुछ जानकारी है? ये मान लेते हैं बच्चा पार्टी, ये तुम्हारा क्या है, अमीबा है, ठीक है। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है, यानी कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका होता है और इस अमीबा का कोई अपना आकार नहीं होता है, ठीक है। अमीबा का कोई अपना आकार नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और आदमी को बना लेते हैं, ठीक है, एक और आदमी को बना लेते हैं जिसका नाम कुछ भी ABCD कुछ भी रख देते हैं। अब एक बात बताओ, ये आदमी, ये मनुष्य अपने जीवन को जीने के लिए बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, बहुत सारा इसका सेल काम कर रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। अब एक बात बताओ, इस मनुष्य के अंदर तो हजारों लाखों करोड़ों कोशिका है और अमीबा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका है। तो अपने जीवन को जीने के लिए मनुष्य के अंदर जो हजारों लाखों करोड़ों कोशिका मिल करके जो काम करता है, अमीबा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका ही वो सारा काम को करता है, ठीक है। तो आप समझना कि एक कोशिका है और सभी काम को करता है, सभी क्रिया को करता है, इसीलिए हम लोग कोशिका को क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। आई थिंक अब तुम लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि कोशिका को हम लोग क्यों आधारभूत, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे समझने की कोशिश करना बालक, जीवों में प्रकार, ठीक है। समझना कोशिका के संख्या, कोशिका के संख्या के आधार पर
ठीक है। कोशिका के उपस्थित, ऐसे लिखते हैं बालक, इसको मिटा देते हैं पहले। कोशिका के उपस्थित संख्या के आधार पर जीव को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन है वो? जिसमें से पहला तुम्हारा है एक कोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव। और दूसरा है तुम्हारा बहुकोशिकीय जीव। ठीक है बच्चा पार्टी, कितना सेल प्रेजेंट है, कितना कोशिका प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी जीव के अंदर, उसके आधार पर जीव को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला आपका है एक कोशिकीय जीव और दूसरा क्या है? बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, अब समझते हैं कि एक कोशिकीय जीव किसको बोलते हैं और बहुकोशिकीय जीव किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझो, एक का मतलब होता है बच्चा पार्टी एक, ये तो आपको मालूम ही होगा, इसमें कुछ समझने का टेंशन नहीं है। और कोशिकीय का क्या मतलब होता है? कोशिका। ठीक है, यानी कि वैसा जीव जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका प्रेजेंट होगा, एक कोशिका प्रेजेंट होगा, यानी कि एक कोशिका मिलकर के बना होगा, उसको बोलेंगे क्या? एक कोशिकीय जीव। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, एक कोशिकीय जीव किसको बोलते हैं? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका उपस्थित या फिर प्रेजेंट होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक कोशिका से बना होगा। ठीक है, एक कोशिका से बना होगा, बना होता है। ठीक है, अब समझना बालक, बहु का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा, एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक। और कोशिकीय का मतलब कोशिका। ठीक है, तो बहुकोशिकीय जीव किसको बोलते हैं? वैसा जीव जिसके अंदर एक से अधिक कोशिका प्रेजेंट होगा, या फिर ये बोल सकते हैं वैसा जीव जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बना होता है, उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर यहाँ तक तो बात ठीक है, इसका एग्जाम्पल बता देते तो मज़ा ही आ जाता है।
तो एग्जाम्पल ही बता देते हैं, जैसे में तुम देख लो, ठीक है। जैसे में तुम्हारा हो गया अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, पैरामीशियम, जीवाणु, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, मोनास, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल लिख लो तुम लोग, जैसे तुम्हारा हो गया लवक, ठीक है, पेड़ पौधे और प्राणी, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर जीव के अंदर कितना कोशिका उपस्थित है उसके आधार पर जीव को दो भागों में बांटा गया है। इसमें से पहला क्या है, एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। एक कोशिकीय जीव के अंदर एक कोशिका प्रेजेंट होता है, यानी कि एक कोशिका से बना होता है। जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु और क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे बहुकोशिकीय जीव के बारे में, तो बहुकोशिकीय जीव में एक से अधिक कोशिका प्रेजेंट होता है, यानी कि एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल तुम्हारा है लवक, पेड़ पौधा और प्राणी, ठीक है। अब समझना आगे कोशिका से संबंधित खोज के बारे में समझते हैं, ठीक है। कोशिका से संबंधित खोज के बारे में समझते हैं। तो जैसे ही कोशिका के खोज के बारे में बात किया जाता है तो सबसे पहले नाम आता है एक वैज्ञानिक का, जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक है, ठीक है। रॉबर्ट हुक 1665 में, ठीक है, 1665 में सबसे पहले कोशिका का खोज किया था। अब आप लोग को बताते हैं कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किस तरीका से किया था, ठीक है। चलो तब समझना ध्यान से। ये सबको दिख रहा होगा, गांव घर में सब देखा होगा, ये तुम्हारा पेड़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पेड़ है ये। अब पेड़ से ये जो भाग तुमको दिख रहा है, ठीक है, ये जो भाग दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, छिलका बोलते हैं, है कि नहीं, छिलका बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेड़ का जो छिलका निकाल लिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, छाल बोलते हैं, ठीक है, छाल बोलते हैं। पेड़ से क्या किया गया, छिलका को निकाल लिया गया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, छाल बोल रहे हैं। अब इस छाल को एक टुकड़ा में काटेंगे, एक पीस में काटेंगे, उस पीस को क्या बोल रहे हैं, कॉर्क बोल रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा कॉर्क का टुकड़ा है ये, ठीक है। अब इस कॉर्क के टुकड़ों को रॉबर्ट हुक ने खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप के अंदर रख करके देखा, तो क्या पता चला, तो उसको मधुमक्खी के छत्ता जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, ठीक है। इस तरीका से मधुमक्खी के छत्ता जैसा स्ट्रक्चर उसको देखने को मिला। बना करके भी तुमको दिखाते हैं, देखो। ठीक है, इस तरीक़े से मधुमक्खी के छत्ते जैसा संरचना दिखाई दिया।
ठीक है। अब इस मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर में, संरचना में क्या है, बहुत सारे छोटा छोटा रूम दिखाई दे रहा है। ठीक है, देख रहे हो, ये देखो, एक रूम हो गया, ये 2 रूम, 3 रूम, 4, 5, 6, इस तरीके से बहुत सारा छोटा छोटा कमरा या फिर रूम दिखाई दिया। ठीक है, और इसी छोटे कमरे को या फिर छोटा रूम को एक नाम दिया, जिसको क्या बोल रहे हैं, कोशिका बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और बात जानना जरूरी है कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वो कैसा था, मृत कोशिका था, यानी कि डेड सेल था। ठीक है, चलो तो इस चीज़ को, ये पूरा प्रोसेस को लिख करके बता देते हैं। सबसे पहले क्या किया, रॉबर्ट हुक एक कॉर्क के टुकड़े को खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर रख करके देखा, ठीक है, तो उसे मधुमक्खी के छत्ते जैसा संरचना दिखाई दी। ठीक है, तो उसे मधुमक्खी के छत्ते जैसा संरचना दिखाई दी, जिसके अंदर क्या था, छोटा छोटा कमरा था, और उसी कमरा को कोशिका नाम दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को आप लिख लीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए, अब समझना बालक, एंटोन वॉन लीवेनहॉग ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किया था। यानी कि तुमसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका के खोज का श्रेय किसको जाता है, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉग को जाता है। ठीक है, क्या किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था, और वो जीवित कोशिका कौन सा था, जीवाणु। ठीक है, जीवित कोशिका का खोज किया। ठीक है, कौन सा कोशिका था, जीवाणु था वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, तो रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, कब, 1831 में आपका खोज किया था किस चीज़ के बारे में, केंद्रक का खोज किया था। केंद्रक का खोज किया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में क्या किया था, क्या, हाँ, केंद्रक का खोज किया था। ठीक है, गुड। जेई पुरकिंजे क्या किया था, जेई पुरकिंजे 1839 ईस्वी में क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था। ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था। प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था।
ठीक है, यहाँ तक बात पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, गुड। अब सुनो, अब हम चर्चा करते हैं कोशिका के सिद्धांत के बारे में। बहुत गर्मी हो रहा, थोड़ा सा पंखा चला देते हैं। हाँ सुनो, कोशिका के सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। जब भी अगर कोशिका का सिद्धांत के बारे में चर्चा होता है तो उस समय दो साइंटिस्ट का नाम सामने आता है, जिसमें से पहला क्या है, मैथियस स्लाइडेन, और दूसरा है थियोडोर स्वान। ठीक है, मैथियस स्लाइडेन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि मैथियस स्लाइडेन कौन था। तो बच्चा पार्टी ध्यान से समझना, मैथियस स्लाइडेन जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी का वनस्पति वैज्ञानिक था। ठीक है, वनस्पति वैज्ञानिक था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिक इसको बोलते हैं जो पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, अगर हम बात करेंगे थियोडोर स्वान के बारे में तो बच्चा पार्टी इसके बारे में समझना, थियोडोर स्वान जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के प्राणी वैज्ञानिक थे। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जंतु वैज्ञानिक, जो जंतु वैज्ञानिक, हाँ, तो जंतु वैज्ञानिक इसको बोलते हैं जो प्राणी के बारे में अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं प्राणी वैज्ञानिक या फिर जंतु वैज्ञानिक। बात दोनों बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, ठीक है, मैथियस स्लाइडेन क्या था, जर्मनी का वनस्पति वैज्ञानिक, यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक है तो पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेगा। तो बहुत सारे पेड़ पौधों को अध्ययन करने के बाद इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, एक बात बोली, एक स्टेटमेंट बोली। क्या बोला, ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे को अध्ययन करने के बाद ठीक है, इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया जिसमें इन्होंने कहा कि जितने भी पेड़ पौधा है सभी के सभी कोशिका से बना होता है। ठीक है, यानी कि सभी पेड़ पौधे कोशिका से बना होता है। कोशिका से बना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात पूरा क्लियर है। चलो अब ध्यान से समझो। और अगर थियोडोर स्वान प्राणी वैज्ञानिक है तो ये बेसिक्स की बात है कि प्राणी के बारे में अध्ययन करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे प्राणी उत्तक के बारे में अध्ययन करने के बाद, बहुत सारे प्राणी उत्तक या फिर जंतु उत्तक या फिर जंतु सेल या फिर बोल सकते हैं कि प्राणी सेल के बारे में अध्ययन करने के बाद इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, एक हाइपोथेसिस दिया कि जितना भी प्राणी हैं सभी के सभी, ठीक है, कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, सभी प्राणी या फिर जंतु कोशिका से मिलकर बना हुआ है या फिर कोशिका से बना हुआ है।
बना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात पूरा क्लियर है। अब सुनो, अब तुमसे एक बात पूछे कि मैथियस सलाइडन अपना ये स्टेटमेंट है वो कब बोला था, तो अपना ये स्टेटमेंट मैथियस सलाइडन ने 1838 में बोला था। ठीक है, और एट द सेम टाइम उसी समय 1839 की बात है, 1839 में थियोडर स्वान ने भी अपना स्टेटमेंट बताया कि सभी प्राणी या फिर जंतु कोशिका से बना होता है। ठीक है, और इन दोनों ने मिल करके अपना एक कोशिका का सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत में कहा कि सभी पेड़ पौधे और प्राणी कोशिका से मिल करके बने होते हैं। ठीक है, सभी पेड़ पौधे और प्राणी कोशिका व उसके उत्पाद से बने होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस कोशिका सिद्धांत में एक भाई साहब दिक्कत आ गया। क्या दिक्कत आ गया? सब लोगों ने पूछा कि ठीक है, आप तो बता दिए कि सभी प्राणी और पेड़ पौधा कोशिका से मिलकर उसके उस उत्पाद से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन आप ये बताइए कि नया कोशिका का निर्माण कैसे होता है, नया कोशिका का उत्पत्ति या फिर नया कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो इसके बारे में स्लाइडन और स्वान कुछ नहीं बताया, बोलता है कि हमको पता ही नहीं है ना, कुछ ना। ठीक है, क्या नहीं बता पाया था? नई कोशिका का निर्माण या फिर निर्माण कैसे होता है? कैसे होता है? ठीक है, इसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं कही, एक भी शब्द नहीं बोला, जिसके वजह से इनका कोशिका का सिद्धांत हो जाता है भाई साहब फेल। ठीक है, और फिर 1855 में आता है रुडोल्फ विर्चोजी बताते हैं कि भाई साहब नया कोशिका किस तरीक़ा से निर्माण होता है। ठीक है ना, तो 1855 में रुडोल्फ विर्चोजी बताते हैं कि कोशिका विभाजित करता है। ठीक है, कोशिका विभाजित करता है, विभाजन करता है, या फिर बोल सकते हैं विभाजित होता है। ठीक है, कोशिका विभाजित होता है। ठीक है, और नई कोशिका का निर्माण होता है, और नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, फिर आप सुनो ध्यान से, क्या उन्होंने बोला? उन्होंने बोला कि इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे जो भी कोशिका पहले से
जो भी कोशिका पहले से उपस्थित है वो कोशिका क्या करता है, विभाजित होता है, और विभाजित होने के बाद नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि उन्होंने क्या बताया कि पूर्व स्थित कोशिका विभाजित होता है। ठीक है, विभाजित होता है और नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, और इसी चीज को रुडोल्फ विर्चोजी अपने भाषा में बोला था। क्या बोला था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, क्या बोला था? ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ठीक है जी। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने बोला था, तो रुडोल्फ विर्चोजी। ओमनी सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या है? पूर्व स्थित कोशिका विभाजित होता है और नई कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत जो है सबसे पहले कौन दिया था? स्लाइडन और स्वान जी ने। ठीक है, लेकिन उसके कोशिका सिद्धांत फेल हो जाता है इस वजह से क्योंकि वो ये बता नहीं पाते हैं कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, फिर जाकर के 1855 में रुडोल्फ विर्चोजी आते हैं जो कोशिका का फाइनल शेप यानी कि आखिरी आकार देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? कोशिका का आखिरी आकार किसने दिया है? तो कोशिका का फाइनल शेप कौन दिया है? रुडोल्फ विर्चोजी। ठीक है, और इन्होंने बताया है कि पूर्व स्थित जो कोशिका पहले से पृथ्वी पर प्रेजेंट है वो कोशिका विभाजित करता है और विभाजित करने के बाद नए कोशिका का निर्माण करता है। और दूसरा चीज़ इन्होंने सेम टू सेम वही चीज़ बताया कि सभी जीव कोशिका व उसके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? चलो, अब यहां से बच्चा पट्टी सवाल है, तो एक बार हम चाहते हैं कि फिर से आप लोगों को एक बार रिकैप करा दे कि आज हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े हैं। तो सबसे पहले ध्यान से समझना, आंख बंद कर लो, ध्यान से सिर्फ सुनते जाना। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं कि जीव विज्ञान किसको बोलते हैं? तो जीव विज्ञान बेसिकली जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या है? जीव विज्ञान है, ये चीज़ बताया। फिर हमने जाना कि कोशिका क्या होता है, तो कोशिका के बारे में जाने कि कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, और उसके बारे में समझने की कोशिश की। ठीक है ना? चलो, फिर हम लोग समझे कि संगठन का स्तर क्या होता है, यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। बहुत सारे कोशिका मिलकर के उत्तक का निर्माण करती है, फिर बहुत सारा उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करता है, बहुत सारा अंग मिलकर के अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र मिलकर के एक शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, फिर हम लोग समझे कि जीवों का प्रकार किस तरीके से किया गया है। ठीक है ना? जीवों का प्रकार किस तरीके से किया गया है, तो किस जीव में कितना कोशिका प्रेजेंट है उसके आधार पर जीवों को दो भाग में बांटा गया है। पहला
एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसको बोलते हैं? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका उपस्थित होगा उसको बोलेंगे एक कोशिकीय जीव। जैसे तुम्हारा हो गया अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और जीवाणु, ठीक है। और बहुकोशिकीय जीव किसको बोलेंगे? जिसके अंदर एक से अधिक कोशिका प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे बहुकोशिकीय जीव। जैसे तुम्हारा लवक, पेड़ पौधे और प्राणी हो गया। अब हम बात करते हैं कि कोशिका से संबंधित खोज के बारे में। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का क्या किया था? खोज किया था। किस तरीके से किया था? तो सबसे पहले एक पेड़ देख रहा है, पेड़ में से उसका छिलका निकाले जिसको हम छाल बोलते हैं, और छाल का एक टुकड़ा काट लिया जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। और उस कॉर्क को, उस टुकड़े को खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर रख करके देखा तो उसको मधुमक्खी के छत्ता जैसा स्ट्रक्चर दिखा। और उस मधुमक्खी के छत्ता में क्या था? बहुत सारे छोटे छोटे कमरा थे, वो सारे छोटे छोटे रूम थे। और उसी रूम को उन्होंने एक नाम दिया जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने समझा कि एंटोन वॉन लीवेनहुक 1674 में जीवित कोशिका का खोज किया था, और जीवित कोशिका कौन सा था? जीवाणु था। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रा का खोज किया था, और जे पुरकिंजे साहब ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था, ठीक है। फिर हम लोग कोशिका सिद्धांत के बारे में समझे कि कोशिका सिद्धांत में सबसे पहले दो नाम आता है, मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान। मैथियस स्लाइडेन कौन थे? जर्मनी के वनस्पति विज्ञान। और थियोडर स्वान कौन थे? जर्मनी के प्राणी वैज्ञानिक, ठीक है। तो मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करने के बाद बताया कि जितना भी पेड़ पौधा होता है सभी के सभी कोशिका से मिलकर बना होता है। और थियोडर स्वान ने बताया कि जितना भी प्राणी या फिर जंतु होता है सभी के सभी कोशिका से मिलकर बना होता है। और इन दोनों ने मिलकर के एक कोशिका का सिद्धांत दिया कि जितना भी प्राणी है, जितना भी पेड़ पौधा है, सभी के सभी कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर के बना होता है। लेकिन ये चीज़ नहीं बता पाते हैं कि नई कोशिका का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, इसलिए इनका कोशिका सिद्धांत फेल हो जाता है। और 1855 में आता है रुडोल्फ विर्चो जी, जिन्होंने बताता है कि पूर्व स्थित कोशिका विभाजित करता है और विभाजित करके क्या करता है? नई कोशिका का निर्माण करता है, ठीक है। जिसको उन्होंने अपने शब्द में बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज़ ऐड किया कि सभी जीव कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर के बने होते हैं। तो अब आप लोगों को पढ़ा भी दिए हैं और एक बार रिकैप भी करा दिए हैं। अब इस पे आधारित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ कोशिका की खोज किसने किया था, ठीक है। तो अगर इस तरीके से प्रश्न आए कोशिका का खोज किसने किया था, यहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं है कि कोशिका का मृत कोशिका का खोज किसने किया था या फिर जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तब आप डायरेक्ट आंसर मानेंगे रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जीवित कोशिका होता तो एंटोन वॉन लीवेनहुक होता, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, केंद्र का खोज किसने किया है? तो केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, ठीक है। चलो अगला देख लो, एक कोशिकीय जीव है, इनमें से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अगर देखो आम का पेड़ क्या है? बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। तुम्हारा गाय भी क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। गुलाब का फूल भी क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। और क्लेमाइडोमोनास तुम्हारा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अगला सवाल देख लो, मैथियस स्लाइडेन था, मैथियस स्लाइडेन क्या था? जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है। तो जर्मनी के प्राणी वैज्ञानिक नहीं होगा, ब्रिटेन की बात ही नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला देख लो, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है, ठीक है। तो आई थिंक इसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप HW रख लो, होमवर्क रख लो। अगले क्लास में जब कोशिका के प्रकार के बारे में समझाएंगे तब आपको इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। ओमनी सेलुला ई सेलुला का क्या अर्थ है? ध्यान से समझना, ओमनी सेलुला ई सेलुला का क्या अर्थ है, ठीक है, इसके बारे में बताए हैं। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, ये बिल्कुल गलत है। सभी पेड़ पौधे कोशिका से बने होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है।
ठीक है, सजीव कोशिका से बने होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, ये स्टेटमेंट तुम्हारा बिल्कुल सही है। तुमको बताए थे कि रुडोल्फ विर्चो जी बताए थे कि पूर्व स्थित कोशिका से विभाजित करने के बाद नई कोशिका का निर्माण करता है, ठीक है। और इसी चीज़ को अपने शब्द में ओमनी सेलुला ई सेलुला उन्होंने बोला था, ठीक है। अगला सवाल फिर वही है, ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? तो रुडोल्फ विर्चो जी ने बोला था, ठीक है। चलिए अगला, निम्न में से बहुकोशिकीय जीव कौन नहीं है? निम्न में से बहुकोशिकीय जीव कौन नहीं है? ऐसा सवाल में आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए या फिर गोला लगा लीजिए ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो निम्न में से बहुकोशिकीय जीव कौन सा नहीं है वो बताना है। लवक तुम्हारा कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव होता है, प्राणी भी तुम्हारा बहुकोशिकीय जीव होता है, और पेड़ पौधे भी तुम्हारा बहुकोशिकीय जीव होता है, लेकिन जीवाणु तुम्हारा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है, इसलिए तुम्हारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक टिके रहे और इतना अच्छा से आप लोग लेक्चर के देखे होंगे। आप लोग सारा चीज़ अपने नोट्स कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। और जो भी सवाल यहाँ पर करा रहे हैं उस सभी सवालों को क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक करके पहले खुद ट्राई कीजिएगा उसको सॉल्व करने का, उसके बाद आप आंसर को देखेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।